दोस्तों, हमारा प्यारा भारत, जिसका इतिहास विभिन्न घटनाओं से भरा पड़ा है, इस महान देश की पूर्वी तट पे बसा एक सुंदर राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा को पहले कलिंग तथा उत्कल प्रदेश भी कहा जाता था। उड़ीसा समृद्ध है अपने वास्तुकला, धर्म और समर कला में। यहाँ बसते हैं भगवान श्री जगन्नाथ, और जगन्नाथ धाम पुरी को हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। ये वही कलिंग था जो महाभारत युद्ध में भीमसेन के साथ लड़ा था। ये वही कलिंग था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पराक्रमी योद्धा भी नहीं जीत पाए थे। ये वही कलिंग था जिस सेना की खून से कभी दया नदी लाल हो गया था। ये वही कलिंग था जो 400 साल तक मुसलमानों को उड़ीसा से घुसने से रोके रखा। आखिर कैसे कलिंग के लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे, जानेंगे आज। खैर दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को दिए हुए वादे के मुताबिक मैं लेके आया हूँ पाइक सेना के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो। ये तो हो गया पहला पार्ट, इसके बाद और 2-3 पार्ट भी आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। खैर, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सन 1622 में लिखा गया एक किताब पाइक खेदा पुस्तक से लिया गया है, जिसको लिखे थे श्रीमान कन्हाई चंपती राय। हम आभार व्यक्त करेंगे जिनके वजह से हमें इतना कुछ जानने को मिला। दोस्तों, उड़ीसा में जितने भी खंडायत हैं वो बेसिकली 3 क्षेत्रीय वंश से आते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और नागवंशी। हम सबके चहीते महाराज महामेघवान ऐरक खारावेल जी चंद्रवंशी क्षेत्रीय थे, पर तभी दिग्विजयी सम्राट गजपति महाराज कपिलेंद्र देव राउतराय सूर्यवंशी थे एवं भंज वंश के महान शासक शत्रुभंज नागवंशी क्षेत्रीय थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय रामायण काल में भी थे, पर चंद्रवंशी और नागवंशी क्षत्रिय महाभारत काल में सामने आए थे। समग्र कौरव एवं पांडव चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, पर भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। दोस्तों, अब आते हैं पाइक सेना के ऊपर। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यह किताब आज से 400 साल पहले लिखा गया था, तब पाइक सेना युद्ध लड़ रहा था, इसीलिए सुनी सुनाई बात पर ध्यान मत देना। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने अपने मन ही मन बहुत से चीज ऐड कर दिए। मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ हवाबाजी नहीं है, ये सब उस किताब में लिखा गया है। पहले देखते हैं खंडायत कौन है। खंडायत शब्द का अर्थ 2 तरह के होते हैं और ये दोनों ही अर्थ खंडायत जाति पर सटीक बैठता है। खंडायत 2 शब्द के मिलन से बना है, खंडा प्लस आयत। खंडा का मतलब सीधा और 2धारी तलवार, और आयत का मतलब उसको अपने नियंत्रण में रखने वाला। दूसरा अर्थ है खंड अर्थात भूमि, और आयत का मतलब होता है स्वामी, यानी भूमि के स्वामी। सेंट्रल और कोस्टल उड़ीसा में इनको पाइक बुलाया जाने लगा। पाइक का अर्थ होता है योद्धा, पर यह शब्द कैसे सामने आया, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें महाभारत काल की, तब वहां भी खंडायतों का जिक्र मिलता है, जो महाभारत युद्ध के दूसरे दिन महाबली भीमसेन के साथ युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब मौर्य शासन भारत में प्रारंभ हुआ, तब महापराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य भी इन खंडायतों के वजह से कलिंग को पराजित नहीं कर सके। इसीलिए उनके पराक्रम पर लोग सवाल उठाने लगे, जिसका परिणाम स्वरूप अशोक के शासन के दौरान लड़ा गया था कलिंग युद्ध। उस समय कलिंग एक गणतांत्रिक राज्य हुआ करता था। कुछ टीवी सीरियल्स अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उस समय उड़ीसा का राजा जगन्नाथ थे यही बोलते हैं, ये हमारे पुरी वाले जगन्नाथ नहीं, जो राजा था उसका नाम जगन्नाथ था, ये बोलते हैं। और उनको ऐसा चित्रित करते हैं कि वो एक क्रूर तरह निष्ठुर शासक लगे। मैं तो उनसे चैलेंज करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है कि उस समय जो राजा थे उनका नाम जगन्नाथ था, तो हमें दिखाएं। कलिंग युद्ध को भुवनेश्वर के पास जो धौली नाम का स्थान है, वहीं पे दया नदी के किनारे लड़ा गया था, और ये युद्ध इतना भयंकर था कि खून से दया नदी का पानी एकदम लाल हो गया था। जब खंडायत मगध सेना के हाथों पराजित हुए, तब कलिंग के आम जनता और दरिंदे मगध सेना के बीच कोई सुरक्षा घेरा नहीं बचा। क्या ब्राह्मण, क्या ग्वाले और क्या मछुआरे, हर एक जाति मगध सेना के तलवार की भेंट चढ़ गई। इस युद्ध में 10 से लेकर 15,000 खंडायत
दया नदी के किनारे मारे गए थे। पर अगर टोटल किलिंग की बात करें तब ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख होता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1,40,000 से भी ज्यादा कलिंग के निहत्थे नागरिकों को मगध के सेना मार डाला था। बहुत से किताब में बकायदा ये लिखा गया है कि महाभारत युद्ध के बाद कलिंग युद्ध ही सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध था, क्योंकि कलिंग का तब पूरी आबादी सिर्फ 3 लाख था। उसमें से 1.5 लाख लोगों का मारा जाना कितना खौफनाक होगा, आप ये सोच कर देखिए। मैं सुज्ञान जो ये वीडियो बना रहा हूं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबके परिवार से उस समय किसी ना किसी एक आदमी इस युद्ध में मारा गया था। पर दुर्भाग्य है कि अशोक आज देश में एक हीरो बन बैठा है। फिर कई साल बीत जाता है, तब कलिंग का तारनहार बन के उभरे चेदी वंश के सम्राट महामेघवाहन। वो मौर्य वंश के शासक दशरथ को युद्ध में हराकर कलिंग को मगध के कब्जे से छुड़ाकर एक स्वाधीन राज्य घोषणा कर दिए। जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ये सब बकायदा हाथी गुम्फा की शिलालेख में लिपिबद्ध है। फिर महाराज महामेघवाहन जी के पोते महाराज खाराबेल शासन की गद्दी में बैठे, जिन्हें हम महाराज श्री महामेघवाहन ऐरक खाराबेल के नाम से जानते हैं। पहली बार महाराज खाराबेल पाइक शब्द का व्यवहार किए और पाइक सेना का निर्माण करवाए। इनको तनख्वाह के बदले में बड़े बड़े जमीन दिया जाता था। पहली बार भारत तथा विश्व के इतिहास में एक रिजर्व फोर्स का गठन किया गया। जब राज्य के एक्टिव फोर्स यानी मुख्य सेना हारने लगती थी तब पाइक सेना उनके मदद के लिए आ जाते थे। ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा घातक था कि इनके दम पर महाराज खाराबेल आधा हिंदुस्तान जीत लिया था। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, महाराज खाराबेल के नेतृत्व में पाइक सेना ग्रीक के सेनापति डिमिट्रियस और उसके फौज को मथुरा से लेकर अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक खदेड़े थे। चलिए देखते हैं कि एक पाइक को कैसे रिक्रूट किया जाता था। पहले तो जिस घर में एक ही बेटा था उसे सेना में नहीं लिया जाता था, क्योंकि उसके ऊपर घर चलाने का दायित्व होता था, और जिसका विवाह हाल ही में होने वाला हो उसको कुछ दिन के लिए सेना से दूर रखा जाता था ताकि वो अपना घर संसार बसा सके। भोईमूड़ा पदवी में जो होते थे वो एक पाइक को सिलेक्ट करने के बाद उसे पैसा और एक ब्याज प्रदान करते थे। उन सारे पाइकों को कुछ टुकड़ी में बांटा जाता था, जिसका नेतृत्व पाइक राय करते थे। दोस्तों सेना में डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, और सेना को डिसिप्लिन बनाने का दायित्व संधि विग्रह, चंपूपति, एडार चंपति, चन्नापति और सेनापति के पद में बैठे लोग को दिया जाता था। अगर कोई शोभा यात्रा निकालना हो या फिर आदेश तथा परामर्श देना हो, ये दायित्व महापात्र, पटुआरी भोई, भोईमूड़ा, बूढ़ा लेंका आदि पद में बैठे लोगों को दिया गया था। दोस्तों कुछ पाइक एक्टिव फोर्स में भी शामिल थे, उन्हें भाटो बोला जाता था, और बाकियों को जो रिजर्व फोर्स में थे उन्हें चाटो बोला जाता था। अगर किसी पाइक ने कोई आदेश मानने से इनकार कर दिया तब पाइक राय उसे हरिकठ, जिसे हम आज जेल बोलते हैं, वो दे देते हैं। अगर सेनापति रैंक में बैठा कोई एक पाइक किसी आदेश मानने से मना कर देता है या फिर राजद्रोह करता है तो उसे सूली में बिठाया जाता है और उसे पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है। अगर किसी उच्च पदस्थ राज कर्मचारी राज्य के खिलाफ किसी षड्यंत्र रचता था तो उसके मुंह पर विभिन्न रंग के परमानेंट टैटू बनाकर उसे छोड़ दिया जाता था। वो जहां भी जाता उसे लोग घृणा की नजर में देखते थे और यही उसका दंड था। क्या कोई षड्यंत्र कर रहा है, इसकी जासूसी के लिए पटनायकों को रखा जाता था। पाइक सेना को 3 भाग किया गया था। पहले थे पहाड़िया, ये सब तलवार चलाने में माहिर थे। फिर थे बाणुआ, ये थे धनुर्धर जो हाथ और लेटकर अपने पैरों के मदद से भी अचूक निशाने लगा सकते थे। और तीसरे थे धनकिया, ये पाइक बख्तरबंद होते थे। ये शरीर में गेंडे, बाघ और शेर का खाल पहनते थे ताकि तलवार की चोट उनके शरीर को आसानी से भेद ना सके। चाहे तीर हो, फारसा हो, भाला हो या फिर तलवार, धनकिया हर तरह के अस्त्र चलाने में माहिर थे। बाद में जब गन पाउडर का इजाद हुआ तब बंदूकधारी पाइक भी सेना में शामिल हो गए और इनको नौली ठुंका पाइक बोला जाता था। ये मस्केट गन का उपयोग करते थे और बंदूक को उस समय ओडिया में नलिकास्त्र बोला जाता था। जब पाइक सेना युद्ध के लिए निकलता था
तब समर संगीत गाया जाता था ताकि पाइकों के मनबल सुदृढ़ रहे। ऐसे ही एक समर संगीत का एक छोटा हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मले पछे मरिबा रणे आम परी अछंती पणे नरके न जीवा जाति न खाइबा जेबा जन्म सेहु मरण काहिकी छाई ए मरणे डर वीरबाई। हिंदी में इसका मतलब है, युद्ध में अगर हम मरते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत हैं। हम अगर युद्ध में मरेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे और हमारे वीर जाति पे भीरुता का दाग नहीं लगेगा। जो एक बार जन्मा है वो तो मरेगा ही, तो फिर क्यों हम इस मौत से डरेंगे। जब पाइके सेना की टुकड़ी युद्ध के मैदान के तरफ निकलता था तब कहाड़ी, दुंदुभी और कमर में बंधा घाघुड़ी के आवाज से शत्रु फौजें थर-थर कांप उठते थे। किसी भी युद्ध से पूर्व अपने कुल देवी देवताओं का आरती करके विजय की मनोकामना मांगा जाता था और जय जगन्नाथ की नारे से चतुर्दिक प्रकंपित हो उठता था। दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रथम पाइक तथा पाइकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर ऐसा क्यों? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गजपति पुरुषोत्तम देव जी के ऊपर आधारित अनसंग वॉरियर सीरीज के एपिसोड नंबर 13 और 14 देख सकते हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पाइके सेना के हथियार तथा व्यूह रचना को देखेंगे और जानेंगे कौन कौन इस युद्ध में कौन से विभाग को संभालते थे। खैर, अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं आपसे इसके अगले पार्ट तथा अनसंग वॉरियर सीरीज के 33वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।